फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी ने जो संपत्तियां जब्त की हैं, उनमें मुंबई के जुहू में एक फ्लैट शामिल है। ये फ्लैट राज कुंद्रा की पत्नी और फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। साथ ही ईडी ने पुणे में एक बंगला भी जब्त किया है, जो कि राज कुंद्रा के नाम पर है। साथ ही राज कुंद्रा के इक्विटी शेयर्स भी जब्त किए गए हैं। ईडी द्वारा राज कुंद्रा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने राज कुंद्रा के 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया है। इन प्रॉपर्टीज में शिल्पा शेट्टी के नाम पर मौजूद जुहू का उनका घर भी मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि पुणे के घर को भी अटैच किया गया है। इसके अलावा कई कंपनियों में मौजूद इक्विटी शेयर्स को भी ईडी ने अटैच कर लिया है। ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राज कुंद्रा के विरुद्ध ये कार्रवाई पीएमएलए 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी की इस कार्रवाई ने राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं और इस बार तो उनके साथ शिल्पा शेट्टी भी ईडी के रडार पर आ गई हैं। राज कुंद्रा इससे पहले भी पॉर्न फिल्में बनाने और उनको ऐप के जरिए दिखाने के मामले में 2 महीने मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिता चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उनको जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया था। हालांकि 2 महीने बाद सितंबर 2021 में राज कुंद्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। तो ये बड़ी खबर आपने देखी। फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी जांच एजेंसी है जिसने राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें एक घर है जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, एक घर जो है वो राज कुंद्रा के नाम पर है। कुल मिलाकर ये जो संपत्ति है ये 98 करोड़ की बताई जा रही है। पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत ये पूरी कार्रवाई ईडी ने की है। वहीं बिटकॉइन घोटाला मामले में राज कुंद्रा के वकील का बयान भी सामने आया है। उनके वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि उनके मुवक्किल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ईडी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। बयान में प्रशांत पाटिल ने आगे कहा कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत निर्धारित जरूरी कदम उठाएंगे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। ईडी की निष्पक्ष जांच और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो ये हमने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं राज कुंद्रा की और शिल्पा शेट्टी की जब्त कर ली गई हैं। हालांकि राज कुंद्रा की तरफ से कहा गया है, उनके वकीलों की तरफ से, कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि जिस मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से जुड़ा हुआ एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस फर्जीवाड़े में कई किरदार हैं जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं और राज कुंद्रा भी उन किरदारों में से एक है। चलिए आपको ये पूरा फर्जीवाड़ा समझाते हैं। ये मामला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम से जुड़ा हुआ है। उस स्कीम के तहत पुणे के 2 भाइयों अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज ने 8000 से ज्यादा लोगों के साथ धोखा किया था। दोनों भाइयों ने लोगों को बिटकॉइन में निवेश के बदले हर महीने 10% रिटर्न का झूठा वादा किया था, लेकिन रिटर्न देने की बजाय दोनों भाइयों ने निवेशकों के बिटकॉइन ही हड़प लिए, जिनकी मार्केट वैल्यू 2017 में 6600 करोड़ रुपए थी और अब उन बिटकॉइंस की कीमत लाखों करोड़ पहुंच चुकी है। इस मामले में भारद्वाज भाइयों के अलावा उनकी कंपनी वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और कई रिश्तेदारों के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहर और दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में आरोपी सिंपी भारद्वाज, नितिन गौर और निखिल महाजन को पिछले साल गिरफ्तार किया जा चुका है और तीनों जेल में हैं। मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज की जनवरी 2022 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी है, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बिटकॉइन फ्रॉड से राज कुंद्रा का क्या कनेक्शन है और क्यों ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के मुताबिक घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज ने 2017 में राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन दिए थे। भारद्वाज राज कुंद्रा की मदद से यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म बनाना चाहता था। राज कुंद्रा को जो बिटकॉइन दिए गए थे वो अमित भारद्वाज ने धोखे से निवेशकों से हासिल किए थे। हालांकि यूक्रेन में बिटकॉइन फार्म नहीं बन सका, लेकिन वो 285 बिटकॉइन अभी भी राज कुंद्रा के कब्जे में है और उनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए की है। बिटकॉइन घोटाला मामले में ईडी ने 2018 में भी राज कुंद्रा से पूछताछ की थी, लेकिन अब 98 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच होने के बाद राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले समय में जांच एजेंसी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी कर सकती है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह एक बार फिर रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए। लेकिन सवाल यह है कि अब मुर्शिदाबाद में क्या माहौल है। तो आपको बता दें कि बंगाल पुलिस अब तक लोगों के जहन से 24 घंटे पहले हुई हिंसा के खौफ को बाहर नहीं निकाल पाई है और इसकी तस्दीक की मुर्शिदाबाद के बाचरा गांव के रहने वाले इन लोगों ने। दरअसल रामनवमी के दिन हुई हिंसा की वजह से ये सभी लोग शक्तिपुर में फंस गए। इन लोगों को दंगाइयों से अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। एक ही गांव के रहने वाले इन लोगों के बच्चे अब भी हिंसा की वजह से सहमे हुए हैं। यही नहीं, इनमें से कई लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। मंदिर में शरण लिए इन लोगों ने ये भी बताया कि दंगाइयों ने उनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट भी की। लेकिन मुर्शिदाबाद में 17 अप्रैल को हुई हिंसा की खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामनवमी के दिन हुई हिंसा ने कुछ परिवारों को ऐसी अंदरूनी चोट पहुंचाई है जिसे वो भूलकर भी नहीं भुला पा रहे। हिंसा पीड़ित एक परिवार ने बताया कि उग्र भीड़ के रूप में मौत उनके सामने खड़ी थी और इस परिवार ने बताया कि सब कुछ खत्म होने वाला था। दरअसल ये परिवार अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मौजूद 300 से ज्यादा दंगाइयों ने इन्हें घेर लिया। परिवार के मुखिया के साथ मारपीट की, उसका सर फोड़ दिया। यही नहीं, 3 साल की बच्ची के इस पिता को जान से मारने की कोशिश भी की। দিয়ে হলো মানিক খাড়ে দাঁড় করিয়েছে, দিয়ে ওকে মারধর করে, গাড়িটাকে ভেঙে দিয়ে মারধর করার অনেক পরে দিয়ে বলছে এবার মেয়ে ছেলে আছে ছেড়ে দে। দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরে ও কতজন বলছে না মার মেরে দে ওদিকে। इस परिवार ने बताया कि कैसे रामनवमी के दिन दंगाइयों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। সব বেরিয়ে চলে এসেছে। তোমার গাড়িটা এরকম ভাবে ভেঙে দিয়েছে? গাড়িতে তো রক্তে ভর্তি, একদম পুরো ভেঙে দিয়েছে। और चारों तरफ दहशत का माहौल था। इस दंपत्ति की तो जान बच गई, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की कुछ और कहानियां भी सामने आई जो दिल दहलाने वाली थी। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल हुए कुछ लोगों ने बताया कि कैसे रामनवमी के दिन एक समुदाय विशेष ने उत्पात मचाया। यही नहीं, लाठी, डंडे, पत्थर, देसी बम और धारदार हथियारों से निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े प्रसाद बागड़ी ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन जब ये सवारी को उतार कर लौट रहे थे तो उग्र भीड़ ने इन्हें घेर लिया, बुरी तरह पिटाई कर अधमरा कर दिया और इनकी ई रिक्शा भी तोड़ दी। वापस आ रहा था, उसी टाइम कुछ लोग हमला किया इसमें। फलीकापाड़ा की जो जगह है। कहाँ पर? फलीकापाड़ा। अच्छा। इसका जान पहचान है। अच्छा। पहचानता है, जो लोग पहचानते हैं जान पहचान के लोग हैं, वो लोग पहले हमला किया। वहीं बुजुर्ग चाइना शाह को भी मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा ने शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाई। ये रामनवमी का जुलूस देख रही थी और उसी दौरान हुई हिंसा की चपेट में आ गईं। इनके बाएं पैर पर कई टाके आए हैं। দেখছিলাম আমাদের যেমন মনে করেন এই রাস্তা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেলা লোক মেলা হয়েছিল আবার হুই করে ওপর দিয়ে চলে গেছে সব। ये तो हुई आप बीती, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई जिनसे साबित होता है कि दंगाई बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देने की फिराक में थे। मोबाइल से ली गई इन तस्वीरों में दिखा कि घरों की छत से दंगाई रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी कर रहे थे और यही नहीं, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वो इस कदर बेखौफ थे कि राम भक्तों पर बम और गोलियां बरसा रहे थे, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में धुएं का गुबार नजर आया। इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और राम भक्त अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने पत्थरबाजी और बमबारी को रोकने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन दंगाई नहीं माने। काफी देर तक वो रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाते रहे। यही नहीं, दंगाइयों ने कुछ लोगों को घेरकर बुरी तरह मारा पीटा, जबकि एक शख्स का हाथ भी काट दिया जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।
रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने शक्तिपुर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा वाली जगह से सबूत जमा करने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, जबकि शक्तिपुर जा रहे लोगों को रोककर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये बहरमपुर की तरफ जा रहा है और ये रास्ता पीछे शक्तिपुर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ये तनाव का माहौल बना हुआ है कल से। और पुलिस का भारी मात्रा में पुलिस सिचुएशन पर पहुंची, लोकेशन पर पहुंचा है, लेकिन मीडिया को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान चिराग पासवान की मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसी पर जमकर सियासत हो रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंच के नीचे बिल्कुल सामने कथित आरजेडी समर्थक चिराग पासवान की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मंच पर तेजस्वी का भाषण चल रहा था और बगल में ही जमुई से आरजेडी की महिला प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी हैं। वीडियो में बिहार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव भी नजर आ रहे हैं, जिनके सामने ही कुछ लोग चिराग को गाली दे रहे थे। हालांकि इस बारे में जब तेजस्वी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगड़ क्यों बनाना है। इधर चिराग पासवान ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों की महिलाओं का अपमान करने की आदत है और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जहां से आरजेडी की ओर से अर्चना रविदास चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुकाबले चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मैदान में हैं। इधर इस मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार सरकार गाली देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, तो एनडीए के घटक दल इसे दलितों का अपमान बता रहे हैं और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसे दलितों का अपमान बताया है। सोशल मीडिया पर मांझी ने लिखा कि अभी तक तो राजद के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमले करते थे, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग पासवान जी जैसे दलित नेता को मां बहन की गाली दी गई, जो शर्मनाक है। तेजस्वी जी, आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव के दिन लेगी। वहीं बिहार में महागठबंधन के साथी भी इसे गलत ठहरा रहे हैं। कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसने भी कहा वो गलत। लोकसभा चुनाव 2004 की कल से 2024 का कल से शंखनाद होने जा रहा है। मतदान पहले चरण में होना है। कल कई दिग्गज जो है वो उनकी किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में बंद होने वाला है। पहले चरण में कल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर कल एक ही चरण में मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इनकी कुल संख्या 450 है। पहले चरण के 252 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और कल होने से पहले चरण के मतदान में कई पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार मैदान में है। बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं।
उधमपुर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से सीपीआईएम के बड़े नेता अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से किरण रिजिजू और डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल मैदान में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने एक बड़ा दावा किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठा खाते हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उनके मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने की वजह उनके घर का खाना है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को घर से आलू पूड़ी, आम और मिठाई खाने को दी जाती है। हालांकि केजरीवाल के वकील ने ईडी की इन सभी दलीलों का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब बीजेपी भड़की हुई नजर आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए नक्सलियों को शहीद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में जो नक्सली शहीद हुए हैं और जो जवान घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से जवानों के मनोबल पर चोट करती है और उनका मनोबल गिराती है। कांकेर में 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। कल लोकसभा के पहले चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहार के नवादा के रहने वाले राजा शाह यहाँ पिछले करीब 5 सालों से रेहड़ी लगाते थे, लेकिन बुधवार को जब वो अपनी दुकान पर थे तभी बाइक सवार 2 आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हमले के बाद कश्मीर में रह रहे प्रवासी लोगों में डर का माहौल बन गया है। हम बहुत डर गए थे, हम लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे, इसीलिए अभी भी दरवाजा गेट लगा रहे हैं। हाँ। तो अब आप रहेंगे यहाँ या निकल जाएंगे? ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से दूसरे यहाँ जाएंगे। इस चुनावी मौसम में पिछले 10 दिन में ये दूसरी बार है जब किसी प्रवासी पर हमला हुआ है। पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो ये दूसरी घटना है जो प्रवासी किसी मजदूर या नॉन लोकल्स पर हमले की टारगेट के लिए की। इससे पहले 8 फरवरी शोपिया में एक टैक्सी पर हमला हुआ था। इस हत्या के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक सीट पर वोट डाले जाने हैं। और इधर जैसे ही ये खबर बिहार के बांका पहुंची तो राजा शाह के परिवार में मातम पसर गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और बांका के नवादा बाजार में राजा के घर पर गांव वालों का जमावड़ा लग गया। राजा की मां ने बताया कि वो 30 तारीख को घर आने वाला था, जिसके लिए उसने टिकट भी करवा लिया था। फिर आता रहा जाता रहा, फिर आता रहा जाता रहा, समझे ना। तो हो गया काम। तो फिर बोला 30 तारीख हम घर आएगी। हाँ, तो 30 तारीख के घर के बीच में विचार खत्म हो गया। इधर प्रशासन राजा के परिवार को हर संभव मदद की बात कह रहा है। जो भी सरकार की तरफ से सहयोग होगा वो आपको यहाँ पे एक से अभी इसी अगले दिन तक में ही उनको मिल जाएगा। और अंतिम संस्कार के लिए हम लोगों को बोला गया है कि इनका सहयोग करना है। राजा शाह 10 साल पहले घर से रोजगार की तलाश में निकला था और अनंतनाग में ही परिवार के साथ रह रहा था। अनंतनाग में हुई टारगेट किलिंग पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष पीड़ित परिवार को मदद की मांग कर रहा है तो बीजेपी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कह रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब जल्द ही जम्मू कश्मीर के साथ पड़ोस से भी आतंक का खात्मा हो जाएगा। पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा। तो वहीं लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। नहीं, उसके लिए तो मुआवजा सरकार को उठाना चाहिए, देखना चाहिए। उसके लिए जितना भी मतलब कि होगा काम, उसके लिए हम लोग भी आवाज।
बेबी फूड बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले अब सवालों के घेरे में है। इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क और स्विट्जरलैंड की रिसर्च एजेंसी पब्लिक आई ने नेस्ले पर अपने प्रोडक्ट्स में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक में चीनी मिलाए जाने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकासशील और गरीब देशों में सेरेलैक में चीनी मिलाकर बेची जा रही है। भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों में बिकने वाले सेरेलैक में शुगर मिलाया जाता है, यानी चीनी मिलाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बिकने वाले सेरेलैक में औसतन 2.2 ग्राम चीनी की मिलावट पाई गई। पाकिस्तान में सेरेलैक में 2.7 ग्राम, बांग्लादेश में 1.6 ग्राम और दक्षिण अफ्रीका में 4 ग्राम शुगर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इथियोपिया में सेरेलैक में 5.2 ग्राम, सेनेगल में 6 ग्राम और थाईलैंड में 6 ग्राम चीनी की मिलावट पाई गई है। वहीं नाइजीरिया और फिलीपींस में नेस्ले के सेरेलैक में 7-7 ग्राम की मिलावट मिली है, जबकि यूरोप में यही सेरेलैक शुगर फ्री बेचा जा रहा है। वहीं सेरेलैक में मिलावट के आरोपों पर सफाई देते हुए नेस्ले का कहना है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में बेबी फूड में अतिरिक्त शुगर की मात्रा कम की है। उसने बेबी फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शुगर की मात्रा 30% तक कम की है। नेस्ले का यह भी कहना है कि वो नियमित तौर पर अपने फूड प्रोडक्ट्स की जांच करती है, साथ ही गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किए बिना शुगर लेवल कम करने के लिए सुधार करती रहती है। 13 अप्रैल को हुए ईरान के हमले के बाद से ही इजरायल ईरान से बदला लेने को बेताब है और इसके लिए इजरायली सेना ने अपनी तैयारी को भी तेज कर दिया है। लेकिन अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल को ईरान पर कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका इसमें इजरायल की मदद नहीं करेगा। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन ने भी इजरायल को ईरान के साथ युद्ध न करने की सलाह दी है। जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर कहा कि इजरायल की ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है। वहीं इजरायली वॉर और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सहयोगी देशों की सलाह चाहे जो भी हो, इजरायल किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और ईरान पर हमला कब करना है इसका फैसला खुद लेगा। वहीं इजरायल की हिब्रू यूनिवर्सिटी की एक ओपिनियन पोल के मुताबिक 74% लोगों का मानना है कि अगर इजरायल के सहयोगी देश तैयार नहीं है तो इजरायल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। 13 अप्रैल को इजरायल पर हमले के बाद ईरान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ ईरान पर कई और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यूरोपीय संघ ने पहले ही ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनमें व्यापार, ट्रैवल और संपत्ति फ्रीज जैसे प्रतिबंध शामिल हैं और अब इसका दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूरोपीय संघ की बैठक में ईयू के नेताओं ने मध्य पूर्व में युद्ध रोकने और तनाव कम करने को लेकर चर्चा की। बैठक में शामिल सभी देशों ने सर्वसम्मति से ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई। वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इजरायल पर ईरान के हमलों की निंदा की और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। वहीं इजरायल ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया है। अमेरिका ने जहां एक तरफ ईरान पर हमले के लिए इजरायल को मदद देने से इनकार किया है, तो वहीं हमास के खात्मे के लिए चलाए जा रहे राफा ऑपरेशन को अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए रफा शहर में इजरायल के ऑपरेशन का विरोध किया था, लेकिन अब उसने रफा में इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के दक्षिणी गाजा के शहर रफा पर जल्द ही हमला करने का ऐलान किया था। इजरायल का मानना है कि रफा शहर हमास के आतंकियों का आखिरी गढ़ है। रफा में ही हमास के सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, इसलिए हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए रफा पर हमला करना जरूरी है। यही वजह है कि नेतन्याहू बार बार रफा में इजरायली सेना को भेजने की बात करते रहे हैं। हालांकि कई देश इजरायल के ऑपरेशन रफा का विरोध कर चुके हैं। उनका मानना है कि इजरायल के रफा में हमला करने से वहां रह रहे लाखों शरणार्थियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने रफा में इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया है। इसकी एक वजह ये भी है कि अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध को रोकने की कोशिश में लगा है, क्योंकि अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी जंग में कूदना पड़ सकता है। पाकिस्तान में सेना को लेकर सियासी संग्राम एक बार फिर तेज होता नजर आया। इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सीधी चुनौती दी और कहा कि वो उन्हें बेनकाब करके ही दम लेंगे। यही नहीं, इमरान खान ने आर्मी चीफ को धमकी देते हुए कहा कि बुशरा की गिरफ्तारी के पीछे सीधे तौर पर जनरल मुनीर का हाथ है। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसके सारे गैर कानूनी और असंवैधानिक कामों का पर्दाफाश करता रहूंगा। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि देश में जंगल राज चल रहा है। इस जंगल के राजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। यहाँ जो भी होता है उनके हिसाब से होता है। उन्होंने कहा कि जंगल के राजा ने चाहा तो नवाज शरीफ को सभी केस में माफी मिल गई। राजा के कहने पर ही 5 दिन के अंदर हमें 3 मुकदमों में सजा सुना दी गई। गौरतलब है कि आसिम मुनीर और इमरान खान की अदावत पुरानी है, जबकि ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब 9 मई 2023 को सेना के ठिकानों पर पीटीआई समर्थकों ने हमला किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भी इमरान खान से बदला लेने में जुटी नजर आ रही है। पाकिस्तान की सेना इमरान के करीबी और आईएसआई के पूर्व चीफ रहे फैज हमीद के खिलाफ जांच करने वाली है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मेजर जनरल की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी बनाई गई है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद पर अवैध तरीके से घर में घुसने और लूट का आरोप है। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने उन पर यह आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों की वजह से हमीद के खिलाफ जांच शुरू की गई है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये पहली आधिकारिक जांच होगी। फैज ने अपने रिटायरमेंट से कई महीने पहले नवंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया था। फैज का नाम पहले भी विवादों में रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के पीछे फैज हमीद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा का हाथ था। अगर आप लच्छा पराठा खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। लच्छा पराठे के बारे में केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट में लच्छा पराठा पर ज्यादा जीएसटी वसूलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने लच्छा पराठा पर 18% जीएसटी वसूलने को गलत ठहराया। सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि पराठे में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उन पर सिर्फ 5% ही जीएसटी लगता है। कोर्ट ने यह फैसला मॉडर्न फूड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनाया। मॉडर्न फूड ने लच्छा पराठा पर 18% जीएसटी वसूलने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान केरल सरकार की तरफ से पुराने फैसले का हवाला दिया गया और 18% जीएसटी की वकालत की गई, जबकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के मुताबिक गेहूं पर जीएसटी की दर 5% है और लच्छा पराठा बनाने में गेहूं का ही इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के खेतों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आगजनी की घटनाएं सामने आईं। अलग अलग कारणों से लगी आग की वजह से करीब 125 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इस वक्त स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के अमेठी, आगरा और प्रतापगढ़ में खेतों में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि किसान देखते रह गए और कुछ ही देर में उनके खेतों में लगी फसल जल गई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आग ने जमकर तांडव मचाया। अलग अलग कारणों से लगी आग की वजह से करीब 125 बीघे में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अमेठी में गेहूं के खेत में अचानक लगी आग हवा की वजह से तेजी से फैली और 25 बीघे में लगी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागे भागे अपने खेत पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और पेड़ की झाड़ की मदद से आग बुझाते नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन 25 बीघा खेत में लगी फसल पूरी तरह जल गई। आग लगने की तस्वीरें यूपी के आगरा से भी सामने आई, जहां हाई टेंशन तार की वजह से खेत में आग लग गई और 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसी तरह यूपी के प्रतापगढ़, गोंडा, गाजीपुर और जौनपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला। अलग अलग कारणों से खेतों में आग लग गई। किसानों ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक काफी देर हो चुकी थी और करीब 100 बीघा खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। गर्मी के मौसम में किसानों के सामने चुनौती काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इससे किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। खेतों में आग लगने के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण है खेतों में काफी नीचे से हाई टेंशन तारों का गुजरना। जानकारी के मुताबिक इन हाई टेंशन तारों से निकली एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग की वजह बन जाती है। तो वहीं बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट से भी खेतों में आग लग जाती है। कई बार खेतों के पास सूखी घास और पराली रखी होती है, ऐसे में कोई व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट पीकर अगर फेंक देता है तो आग लग जाती है और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। ऐसे में हफ्ते के आखिरी
ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। सुनिए आप। कल होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और जहां हम बंद हुए हैं मेक और ब्रेक लेवल है 22,000। अब यहां से घटे तो 21,725, 21,825 ये अगला अहम बड़ा सपोर्ट लेवल है। क्यों है? बस यहीं से तो हम पूरे 1,000 पॉइंट की तेजी बनाकर निफ्टी पर 22,700 के ऊपर लाइफ हाई बनाए थे। जहां से हम घूमे हैं वही अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल आपके लिए। ऊपर की तरफ 22,250, 22,350 वो रेंज है जिसे पार करना होगा मुश्किल। संकेत कहाँ से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। इजराइल और ईरान के बीच में अगर किसी तरह के तनाव के संकेत आए या अच्छी खबर आई वो भी भारतीय बाजारों पर असर डालेगी। तो ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 47,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। 47,000 के नीचे जाने पर ही फ्रेश कमजोरी आएगी और तब आप 46,525 से लेकर 46,725 तक जाते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 47,000 पर अगर हम टिके रहते हैं, बने रहते हैं तो 47,425 से लेकर 47,575 की रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपर रुकावट का काम करेगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। कल भी सावधानी रखनी, कल तो कम से कम और रखनी है। और उसकी वजह यह है कि देखिए दिन के दौरान भी उतार चढ़ाव हो रहा है, ओवरनाइट भी हो रहा है। जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती, जब तक ये बार बार के स्टेटमेंट आना या डर होना, और उसमें क्या है फिर प्रॉब्लम क्या है, शुक्रवार शाम, शनिवार, रविवार और सोमवार सुबह तक इन सब के बीच में अगर ईरान इजराइल के बीच में कुछ खराब हो जाए, अच्छा हो जाए तो गैप से ऊपर या गैप से नीचे खुल सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क क्यों रखना? तो फ्रेश पोजीशन बनाने की राय फिलहाल नहीं है। जितनी पोजीशन आपकी है उससे संभाल। जी न्यूज़।